Hello, my dear friend. This is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक पे कि नेट JRF अगर लास्ट टाइम आपने दिया एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हुआ तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, क्या स्टडी प्लान, क्या टाइम टेबल, हम इस पर डिस्कस करेंगे और हम श्योर कि नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। तो ये स्पेशली नेट JRF नहीं, जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो उन सब के अकॉर्डिंग ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मीन्स कि ठीक है, अभी आप कम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर आप एक बार क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप फेल का टैग लगा के घूमेंगे। नहीं, ये कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, नेक्स्ट टाइम सिलेक्शन होगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या प्रिपेयर करना है, क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, क्या स्टडी प्लान होना चाहिए जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट मिले और अच्छा एक प्रोडक्टिव टाइम आप स्पेंड कर सको नेक्स्ट एग्ज़ाम तक। तो ये फिर नेट JRF TGT PGT जो भी वैकेंसीज़ आ रही हैं या फिर जो भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, तो इसके लिए आपको अभी आपने लास्ट एग्ज़ाम दिया नहीं हुआ तो उसके लिए आपको डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो स्टे मोटिवेटेड एंड नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप कैसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि अगर कोई भी चीज़ या फिर कोई भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या कुछ स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके लिए चाहिए क्या। सबसे पहले चाहिए एक राइट माइंडसेट। आपको पहले मेंटली प्रिपेयर होना होगा, मेंटली आपको सेटअप करना होगा कि हाँ, आप अगर किसी नेट के लिए, JRF के लिए, TGT PGT जिस भी चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको पहले एक मेंटली माइंड में सेटअप करिए कि हाँ, इसके लिए प्रिपेयर करना है, उसके लिए क्या क्या आपको ज़रूरत है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एक अच्छा सा सेटअप, बिल्कुल माइंड को पहले बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हाँ, एक क्लियर इमेज माइंड में बनाइए कि हाँ, ये प्रिपेयर करना है मीन्स करना है, कैसे भी कुछ भी आए प्रॉब्लम्स कुछ भी हो, बट आपका एक सीधा सिंपल फोकस है, सिंपल एक क्लियर इमेज है माइंड में कोई गोबर कूड़ा कचरा भर के नहीं रखना है कि ये करना है वो करना है, बहुत सारा कुछ नहीं, एक गोल पे फोकस करना है कि हाँ, एक क्लियर इमेज बनाना है, एक क्लियर डायरेक्शन देना है, अपने माइंड को बिल्कुल सेट करके रखना है, काम की बिल्कुल कामली आपको एक डायरेक्शन देना है कि हाँ, सबसे पहले माइंड सेट करो कि हमको प्रिपरेशन करनी है। देन राइट स्ट्रेटजी, फिर कि प्रिपरेशन करने के लिए क्या करना है, कैसे स्ट्रेटजी करना है, क्या करना है। अगर आप अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मॉर्निंग में उठ के पढ़ो अच्छा होता है, कोई किसी को नाइट में अपना आराम से पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा भी आपका नेचर है। अगर आप रात में देर तक जग के पढ़ सकते हैं बेस्ट है, आप रात में देर तक जग के पढ़िए। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ सकते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है, मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़िए अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, तो जितना आप खुद को जानते हैं अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल सेट करिए, अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप एक टाइम बनाइए कि हाँ, रात में पढ़ना है तो रात में पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, सुबह में पढ़ना है, जो पढ़ना है जिस टाइम पढ़ना है, उसके लिए एक राइट स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल। हाँ, ये नहीं कि अभी बैठ के पढ़ गए तो 10 घंटे लगातार बैठ के पढ़ना है, नहीं, टाइम स्लॉट्स बनाइए, 2 घंटे 1.5 घंटे 2.5 घंटे जितनी देर आप पढ़ सकते हो उतनी देर का एक स्लॉट बनाइए, फिर 5-10 मिनट का रेस्ट, फिर नेक्स्ट स्लॉट, जो भी जैसे आपको मैनेज हो पा रहा है वैसे आप एक सिंपल स्ट्रेटजी बनाइए। उसके बाद राइट सोर्स, लाइक अगर आप कहाँ से कर रहे हैं, बुक्स हैं, सेल्फ स्टडी या कोचिंग, जो भी है, एक अच्छा सोर्स आप ढूंढिए कि बेस्ट सोर्स क्या है, और उसके लिए आप पहले अच्छे से मीन्स अगर उस फील्ड में जो भी पहले से एक्सपर्ट्स हैं या आप जिनको जानते हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपसे एल्डर्स हैं, आपके बड़े हैं, जो भी हैं, तो उनसे आप गाइडेंस लीजिए कि राइट सोर्स क्या क्या है, क्योंकि आप जिनसे कनेक्टेड हैं वो आपके फील्ड में एक्सपर्ट हैं या आपसे वो पहले एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, तो उनको एक उनके पास एक एक्सपीरियंस है, तो वहाँ से आपको अच्छा सोर्स, अच्छा गाइडेंस मिलेगा। देन उसके बाद आता है आपका डिटर्मिनेशन, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका डिटर्मिनेशन और आपका माइंडसेट, ये दोनों अगर आपने फोकस कर लिया मीन्स जो 50% ये आप कंपटीशन एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे थे तो 50% प्रिपरेशन तो यहीं से कंप्लीट हो गई कि आपका डिटर्मिनेशन, आप बिल्कुल फोकस्ड हैं कि नहीं, कंपटीशन है, प्रिपरेशन करना ही है, आपका माइंड बिल्कुल सेट है, बिल्कुल एक क्लियर इमेज है, तो मीन्स 50% कंपटीशन की प्रिपरेशन तो यहीं से हो गई। बोलते हैं ना कि स्टार्ट अगर अच्छा है तो एंड भी अच्छा होगा, तो
जब ये स्टार्ट 50% आपने माइंड सेट करके एक अच्छा बेस बना के आपने जब स्टार्ट किया, तो 50% जो नीड थी आपकी वो यहीं से फुलफ़िल हो गई। तो बची 50%, उसके लिए चाहिए आपका डिटर्मिनेशन, आपका कंसिस्टेंसी, आप कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये तो हो गया कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, आपको चाहिए क्या क्या चीज़ है। देन आता है कि हाउ टू स्टार्ट। फिर एक तो हो गया कि हमें ये चाहिए था, एक अच्छा माइंड सेटअप, एक स्ट्रेटजी, एक प्लान कि हाँ ये करना है, कैसे करना है, डिटर्मिनेशन। ये तो हो गया कि नीड है। अब स्टार्ट कैसे करें, ये सब अगर हो गया कि हाँ एक माइंड सेट हो गया, डिटर्मिनेशन भी है, बिल्कुल मोटिवेटेड है कि हाँ करना है, तो फिर स्टार्ट कैसे करना है। जिस भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन करना है आपको, लाइक नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, टीजीटी, पीजीटी, तो उसके लिए फिर सबसे पहले आप सिलेबस का एनालिसिस करो कि सिलेबस क्या क्या है, क्योंकि ऐसे भी कुछ भी उठा के पढ़ना तो आप स्टार्ट कर नहीं देंगे, तो उसमें से आपका टाइम ही वेस्ट होगा, कुछ आपका प्रोडक्टिव अच्छा आएगा नहीं। तो सबसे पहले देखो सिलेबस का एनालिसिस करो कि सिलेबस क्या क्या है, उनका पूरा डिटेल में। 1-2 दिन लगेगा, ठीक है, लगने दीजिए। उसको पूरे डिटेल में देखें कि किस टॉपिक का क्या वेटेज है, किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे टॉपिक्स हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये सब आप सिलेबस का एनालिसिस करिए, उसके बाद उनको पॉइंट आउट करिए अच्छे से, बिल्कुल एक मीन्स डिटेल स्टडी करिए सिलेबस की कि क्या क्या सिलेबस है, किस किस बुक में है, कहाँ से मिलेगा आपको, कहाँ से आप कौन सी बुक प्रेफर करें, कौन से बेस्ट है, ये सब बिल्कुल एनालाइज कर लीजिए 1-2 दिन लगा के अच्छे से। उसके बाद ये मेक योर ओन एनालिसिस। ये तो सिलेबस का एनालिसिस हो गया कि हाँ ये आएगा, सबको पता है कि क्या क्या सिलेबस आएगा, वो सबके पास है। देन आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो है कि अपना खुद का एनालिसिस करना। जो सिलेबस आपने एनालाइज किया, देखा, उसमें से फिर आपको देखना है कि आपके लिए कहाँ से आपको स्ट्रांग पॉइंट आपके क्या हैं, वीक पॉइंट क्या हैं, मीन्स आपको कौन सा टॉपिक अच्छे से आता है, कौन सा नहीं आता है, किस पे आपकी कमांड है, और कौन से टॉपिक्स और मैटर आपके पास अवेलेबल है नहीं है, तो उनको कहाँ से। तो इसके बाद खुद को एनालाइज करना है कि हाँ आप कितना उस टॉपिक पे या उस सिलेबस में आपको कितनी कमांड है, आप सिलेबस के बारे में कितना जानते हैं, आप कितने टॉपिक्स जो भी हैं उनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ चुके हैं तो आपको कुछ आइडिया है कि हाँ बुक्स वगैरह, तो ये सब खुद को एनालाइज करना। उसके बाद स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, फिर उसमें देखना है कि आपका स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है, कि आपका सबसे मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है, आपकी कमांड किस टॉपिक पे है। उसके बाद वीकनेस, कि आपके वीकेस्ट पार्ट क्या हैं। कुछ जैसे आपको कुछ पढ़ना है, लाइक रीजनिंग है, तो किसी को रीजनिंग स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, किसी को रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में थोड़ा वीकनेस लगता है, किसी को डीआई अच्छी लगती है। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, किसी को टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा लगता है तो रिसर्च एप्टीट्यूड में थोड़ा वीकनेस लगता है। तो ऐसे अपने सारे पॉइंट्स को पॉइंट आउट करिए कि हाँ ये स्ट्रेंथ पॉइंट है, ये वीक पॉइंट है। देन एक बनाइए सेल्फ स्टडी प्लान। सेल्फ स्टडी मीन्स, इसको सेल्फ स्टडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आपको पढ़नी है और आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कैसे प्लान बनाते हैं, लाइक आप किस टाइम, कौन सा टाइम आप प्रेफर करते हैं कि आप अच्छे से उस टाइम पढ़ सकते हैं, वो टाइम आपको कैसे प्रोडक्टिव बनाना है कि आप उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम, कम से कम टाइम को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आप कैसे गेन कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी, जो भी आपको स्टडी करना है वो आपको ही करना है, ठीक है, कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है। अपने नोट्स वगैरह अगर आपसे पहले के नोट्स हैं आपके पास, तो ये सब आपको प्लान करना है कि कैसे करना है, कैसे करना है। बहुत मीन्स अगर आप, अच्छा है, ठीक है, अगर आप कहीं से कोचिंग करते हैं या कुछ, उन सब के अपार्ट अगर आप कोचिंग करते हैं या क्लासेस करते हैं कुछ भी, उसके बाद भी लाइक आपने 3 आवर्स की कोचिंग की, 4 आवर्स की कोचिंग की, तो कोचिंग इज़ नॉट सफिशिएंट। उसके बाद फिर आपको सेल्फ स्टडी, उसके बाद भी आपको टाइम देना पड़ेगा सेल्फ के लिए, सेल्फ स्टडी करके कि हाँ अगर आपने 4 आवर्स कोचिंग में स्पेंड किया तो एटलीस्ट 4 आवर फिर आपको देने पड़ेगी कोचिंग में, जो पढ़ाया गया उसका रिवीजन करना, अलग से कुछ उसमें रेफरेंस बुक से ऐड करना या कुछ। तो कोचिंग के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी भी देना होगा टाइम। देन आता है कि आप स्टडी प्लान भी हो गया, कैसे कैसे पढ़ना है आपको। देन आता है बुक्स। आप जो भी फील्ड के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, उस फील्ड की बुक्स, बेस्ट बुक्स कौन सी हैं, तो इनको, उनकी एक लिस्ट आउट करो कि बेस्ट बुक कौन सी है, किस टॉपिक के लिए कौन सी बुक अच्छी है। तो ये सब पॉइंट आउट हो जाए। उसके बाद टाइम, कंसिस्टेंसी एंड डिवोशन, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप कितना टाइम दे रहे हो। लाइक आपने 4 आवर कोचिंग में स्पेंड किया,
उसके बाद आके आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर ये डिवोशन नहीं है। सबसे पहले आपको कोचिंग के साथ साथ अगर 4 आवर आपने कोचिंग की तो एटलीस्ट 4 आवर आपको फिर से अलग से टाइम देना होगा। एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लाइक अगर ठीक है, एक दिन बैठ के आपने लगातार 10 घंटे पढ़ लिया, ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ लिया, देन आप फिर लगातार तो रोज़ 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं। एक दिन आपने बैठ के 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लिया, ठीक है, बट यही 10-12 दिन अगर आप कंटिन्यू 4 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो एक कंसिस्टेंसी बनाइए कि अगर आप 10-12 जो भी जितना भी टाइम है, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो उस लगातार इस टाइम ड्यूरेशन में आप 4 to 5 आवर्स सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं, ये आपको डिवोट करना होगा। इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए कि आप कॉन्फिडेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए कि आप अगर 4 to 5 आवर्स सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करना है टिल द एग्ज़ाम। कि आपने आज से अगर प्लान स्टार्ट किया है तो आज से टिल द एग्ज़ाम, जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता तब तक आपको 4 to 5 आवर डेली की सेल्फ स्टडी करनी है तो करनी है। मीन्स आपको कैसे उसके लिए डिवोटेड रहना है, कैसे आप कंसिस्टेंट रहें। तो एक आप ये भी कर सकते हैं, कुछ मोटिवेटेड कोट्स वगैरह लिख के आप अपनी टेबल के पास रख सकते हैं, या फिर कुछ मोटिवेटेड वीडियोस, या फिर आप सेल्फ खुद में इतना मोटिवेटेड रहिए, आप माइंड को अपना इतना सेट कर लीजिए, बिल्कुल माइंड मेकअप कर लीजिए कि नहीं, एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना ही है। अब अगर आपका माइंड बिल्कुल सेटअप है कि हाँ क्वालिफाई करना ही है, तो फिर आपको वो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन रहेगा ही कि हाँ आपको 4-5 आवर्स स्टडी करनी ही करनी है। देन आता है नोट्स मेकिंग, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में MCQs आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, उनमें रामायण लिखने के लिए नहीं आती है। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो क्रिस्प नोट बनाइए बिल्कुल, हाँ पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाइए। अगर लाइक कुछ ईयर वाइज है तो ईयर लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट उनके नोट्स बनाइए। उसमें कोई रामायण लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ कि रामायण ये हुआ था, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, नहीं, पॉइंट टू पॉइंट आप पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल नोट्स बनाइए। क्योंकि माइंड आपका जब एक बार सेटअप है और आप माइंड को ऐसे मतलब टीच करिए कि आप खुद को पढ़ा रहे हैं। अगर आप नेट JRF क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद जाना आपको टीचिंग लाइन में ही है, तो मीन्स आपको पढ़ाना ही है जाके। तो आप खुद ऐसे सेल्फ स्टडी करिए, ऐसे प्लान करिए कि आप खुद को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल एक माइंड को बिल्कुल ऐसे ट्रेन करिए कि आप बस पढ़ाने जा रहे हैं और खुद को आप पढ़ा रहे हैं। तो इससे जो आप नोट्स बनाएं वो बिल्कुल टू द पॉइंट, टू द लाइन नोट्स बनाइए। और अगर कोई टफ़ वर्ड आता है, ठीक है, तो आप उसको नोट डाउन करिए, उसका मीनिंग देख लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए कि अच्छा ये वर्ड था, इसका ये मीनिंग है। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आएगा तो एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन में थ्योरी अलग से देंगे ही देंगे और ऑप्शंस तो देंगे ही देंगे। तो आपके पास जब उस वर्ड का मीनिंग क्लियर है आपके माइंड में, अच्छा ये मीनिंग था, इसका ये वर्ड है, ये मीनिंग है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि उसके लिए फिर आपको पूरे रामायण पढ़ने की याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो नोट्स भी अगर आप बना रहे हैं तो बिल्कुल टू द पॉइंट नोट बनाइए। देन टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ टिप्स जो आप एक्स्ट्रा फॉलो करके कैसे कर सकते हैं, लाइक मेक योर ओन मास्टर प्लान। ठीक है, लाइक अगर आप सिर्फ प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, ठीक है, आप पीजी के स्टूडेंट थे, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट आपका हो गया है, देन आपको नेट के लिए प्रिपेयर करना है, तो आपके पास आराम से 6 to 8 आवर्स होंगे आई थिंक कि आप उतना प्रिपेयर कर सकते हैं। तो 6 to 8 आवर्स का अपना आप सेल्फ मास्टर प्लान बनाइए कि आपको किस टाइम सूटेबिलिटी रहती है, आप कब अच्छा पढ़ते हैं, कब आपको ज़्यादा समझ आता है, या कब किस टाइम पे आप अच्छा फोकस करते हैं। तो अपना एक खुद का मास्टर प्लान बनाइए। देन मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को बिल्कुल बना के रखिए कि जब से आपने स्टडी स्टार्ट की है उसके बाद टिल द एग्ज़ाम तक बिल्कुल कंसिस्टेंसी बना के रखिए। देन अच्छा, अभी जिसने एग्ज़ाम दिया, जिसका क्वालिफाई हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ तो आप बैठ के रोओगे या फिर ऐसा, तो इससे तो आप सिर्फ टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। और देखो 100% स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया, नेट के लिए क्वालिफाई होते हैं 6%, बच्चे 94% नॉट क्वालिफाइड हुए। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो फेल हो गए। अब सबके सब बैठ के रोएंगे या कुछ नहीं, कुछ रोएंगे बैठ के, ठीक है, वो टाइम वेस्ट करेंगे, बट कुछ हैं जो वो अपना नया स्ट्रेटजी प्लान टाइम टेबल बनाएंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे और वो डेफिनेटली वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। तो आप उन
स्टूडेंट्स में आई है जो दोबारा से बैठ के अच्छे से स्टडी प्लान बनाया, अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट की, दोबारा से एग्ज़ाम के लिए प्लान किया, देन अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। तो आपको उसमें आना है इससे, क्योंकि 100% में अगर 94% का नॉट क्वालिफाइड रिजल्ट आया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो फेल हो गए हैं। हाँ ठीक है, प्रिपरेशन में कहीं से थोड़ी सी कमी रह गई, लेकिन ये तो नहीं कि यहाँ पे लाइफ ख़त्म हो गई है कुछ। आपके पास टाइम है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, एक टाइम वाइज शेड्यूल वाइज अच्छे से प्लान करके स्टडी करिए, तो बेनिफिशियली मीन्स डेफिनेटली आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट आएगा। देन आता है डेली रिवीजन। डेली रिवीजन में मीन्स अगर आप पढ़ रहे हैं, कुछ आपने नोट्स बनाए, ठीक है, आपने एक बार नोट्स बना के रख दिए, तो उसके बाद आप 1 महीने बाद उनको निकाल के देख रहे हो तो आपको लगेगा कि आपको कुछ नहीं याद आ रहा है। ऑब्वियसली आपको 1 महीने तक वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी। डेली रिवीजन इसलिए जिस दिन आपने नोट्स बनाया उस दिन रिवाइज़ करिए। देन उसके बाद वीकेंड में 1 दिन या 2 दिन आप सेट करिए जिसमें सिर्फ आपको रिवाइज़ करना है। तो वो रिवीजन वीकेंड पे, जब वीकेंड पे रिवीजन होता रहेगा तो जो चीज़ें बार बार रिवाइज़ होती हैं वो माइंड में ज़्यादा टाइम तक स्टे रहती हैं। ये जब आप बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार रिवाइज़ करेंगे तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद होने लगेंगी। देन आता है डेली कैलकुलेशंस, क्योंकि नेट के एग्ज़ाम में डीआई आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके लिए चाहिए कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन में अगर आपने ज़्यादा टाइम दे दिया तो फिर वहाँ पे आपका टाइम लॉस ही होगा। तो इसके लिए डेली एक क्वेश्चन डीआई, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग, जितने आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशंस करिए, लाइक 8-9 डिजिट्स के कैलकुलेशन करते रहिए। नहीं है कुछ डीआई भी नहीं कर रहे, रीजनिंग भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी कुछ भी नंबर लिख के उनके 8-9 नंबर्स लिख के उनकी कैलकुलेशन करिए। इससे आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस तो हो ही रही है, ठीक है, तो इससे आपका माइंड शार्प होगा, आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी। जब ये स्पीड ऐसे तो अभी नहीं, लेकिन हाँ एग्ज़ाम में आपको इसका बहुत अच्छा फ़ायदा दिखेगा, क्योंकि अगर आप डेली कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस माइंड में आने लगती हैं कि हाँ अच्छा ये कैलकुलेशन था, ऐसा था, तो वो माइंड शार्प होने लगता है, कैलकुलेशन शार्प होगी, उसमें टाइम भी बचेगा। देन आता है टफ एंड इजी कॉम्बिनेशन। लाइक आपने 2 आवर्स के स्लॉट बनाए, ठीक है, एक 2 आवर का स्लॉट ये, एक 2 आवर का स्लॉट ये, तो यहाँ पे आपने कोई रीजनिंग एंड डीआई जैसा सब्जेक्ट चूज़ किया, ठीक है। उसके बाद आप फिर यहाँ पे थोड़ा सा इजी, क्योंकि आपने इसके पहले स्लॉट में 2 आवर्स अच्छा मेंटली वर्क किया, आपने डीआई करे, कैलकुलेशंस करे, सब कुछ किया। देन उसके बाद अगर 2 आवर का आपने फिर से एक नया स्लॉट है, तो उसमें आप कुछ इजी जो रीडिंग वाला सब्जेक्ट हो या फिर उसके रिवीजन वाला सब्जेक्ट हो जो थोड़ा सा इजी हो, उसको आप ले सकते हैं, लाइक पीपल एंड एनवायरनमेंट हो गया एंड टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, तो आप इसको इसमें ले सकते हैं। मीन्स पहले थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट, देन इजी सब्जेक्ट, फिर हार्ड सब्जेक्ट, देन इजी सब्जेक्ट, आप ऐसा टाइम स्लॉट बना सकते हैं। इससे आपको जो मेंटली प्रेशर है वो ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। आपका माइंड भी अगर 2 आवर्स तक एक्टिव मीन्स अच्छा एक्टिव वाला काम करता है, ज़्यादा एक्टिव प्रोसेस करता है, देन उसके बाद अगर उसको थोड़ा रिलैक्स, इजी टॉपिक लेके आप काम कर रहे हो, इजी सब्जेक्ट ले रहे हो, तो आपको थोड़ा सा मिलेगा टाइम, तो आपका माइंड उतने में थोड़ा सा रिलैक्स करेगा। तो टफ एंड इजी का कॉम्बिनेशन जैसे बोलते हैं ना, एक्टिव प्ले एंड पैसिव प्ले। अच्छा, लाइक होम साइंस सब्जेक्ट है जिसका सीडी चाइल्ड डेवलपमेंट में, उसमें देखो नॉर्मली बोलते हैं कि जो छोटे बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है तो उनके लिए पहले एक्टिव प्ले, देन उसके बाद मीन्स क्वाइट प्ले। मीन्स पहले अगर वो कुछ एनर्जेटिक गेम खेल रहे थे तो उसके बाद उनको फिर थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा क्वाइट प्ले, मीन्स बैठ के एक जगह खेलने वाला। तो एक्टिव एंड क्वाइट का अगर ऐसे कॉम्बिनेशन दे रहे हैं तो सेम वैसे ही टफ एंड इजी सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन भी बेस्ट है। देन आता है रीडिंग प्रैक्टिसेस, क्योंकि पेपर 1 में कॉम्प्रहेंशन आता है, ठीक है, वो 5 क्वेश्चन, और कॉम्प्रहेंशन रीडिंग में बहुत टाइम लेता है। तो अभी कॉम्प्रहेंशन रीडिंग के लिए एक बेस्ट आइडिया ये है कि आपका जो सेकेंड पेपर है, जो भी है आपका सेकेंड पेपर, तो उसमें से आप एक टॉपिक उठाइए, उसका पूरा पैराग्राफ आप पढ़ते चले जाइए, फिर आप सोचिए कि आपके माइंड में कितना रिटेन किया है। जब आप पहले स्टार्ट करेंगे तो पैराग्राफ को, ठीक है, धीरे धीरे पढ़िए, धीरे धीरे वो पढ़ने की जो आपकी हैबिट है, जो रीड करने की हैबिट है, वो इम्प्रूव होगी। उसके बाद कुछ टाइम के बाद उस रीडिंग के साथ साथ आप कोशिश करिए कि जो उसमें लिखा है उसका एक ट्रांसलेशन माइंड में चलता रहे कि क्या लिखा है, जो भी लिखा है उसका हिंदी ट्रांसलेशन, या उसको समझने के लिए उसको जो उसका
वो पैराग्राफ में कहना क्या चाह रहे हैं, तो उसको समझने की कोशिश करिए, पढ़ने के साथ साथ समझने की कोशिश करिए। इससे आपका सेकंड जो पेपर है वो टॉपिक भी क्लियर होगा और आपकी जो रीडिंग प्रैक्टिसेस है वो भी इम्प्रूव होगी। इससे आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। आपका सब्जेक्ट तो इम्प्रूव हो ही रहा है, साथ साथ में आपकी रीडिंग प्रैक्टिस भी इम्प्रूव हो रही है, जो आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में बेस्ट हेल्प करेगी। देन आता है मोर MCQ सॉल्विंग स्ट्रेटजी। मीन्स आपको जहाँ से भी क्वेश्चंस, क्योंकि आपने पढ़ा है, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, सब कुछ है, अच्छा है, बट उस कॉन्सेप्ट्स में आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको जहाँ से भी जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रैक्टिस पेपर करिए, प्रैक्टिस सेट करिए। जहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करिए। जितना क्वेश्चन आपको मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करिए। डू नॉट जस्ट स्टडी। सेम फिर से वही आ गया कि आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ लिए, बेस्ट है, पर 10 दिन तक अगर आप लगातार 2 घंटे पढ़ पा रहे हैं तो ये ज़्यादा बेस्ट है। तो सिंपल सा यही कहने का मीन्स है कि आपने अगर पढ़ाई स्टार्ट की है तो टिल द एग्ज़ाम आप उसको कंसिस्टेंट बनाए रखिए। तो उसके लिए सिर्फ यही नहीं है कि आप बस पढ़ते जाओ। अगर आप सिर्फ पढ़ते ही रहोगे तो वो माइंड में एक फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। तो उसके साथ पढ़ने के साथ साथ कुछ देर के लिए आप एक्सरसाइज करिए, शाम को वॉक करिए या मॉर्निंग में, जब भी आपको अच्छा लगता है, जो भी टाइम आपको, थोड़ी देर वॉक करिए। अपना कुछ फेवरेट है, लाइक आपको गाने सुनना पसंद है तो गाने सुनिए, या फिर कुछ भी थोड़ी देर आप फ्रेश होने के लिए कुछ भी आप घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ बातें कर सकते हैं, सोशल मीडिया चेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक लिमिटेड टाइम के लिए, कि अगर आपने पढ़ने के बाद आपने 10 मिनट्स का ब्रेक लिया है तो ठीक है, वो 10 मिनट ही रहना चाहिए, उसको कन्वर्ट करके 1 आवर नहीं हो जाए कि हाँ आप 1 घंटे निकल गया पता ही नहीं चला। ठीक है, ऐसे अगर आपने सारे पॉइंट्स आप फुलफ़िल कर रहे हो, आपने जो भी एक पूरे दिन का एम बनाया था, ठीक है, वो आपका एम पूरा फुलफ़िल हुआ, आपने जो भी एम किया था वो पूरा अचीव हुआ आपके रात के सोने तक, जैसे जैसे आपका स्टडी प्लान ख़त्म हुआ वहाँ तक, अगर आपने अच्छा किया, आपको लगता है कि आपने पूरे दिन में जो भी प्लान किया था वो आपने फुलफ़िल किया है, ट्रीट एंड रिवॉर्ड योर सेल्फ। मीन्स खुद के लिए अच्छा बोलिए कि हाँ मैंने ये कर लिया, मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, अच्छा है। तो खुद को आप जब ट्रीट करेंगे तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो जब भी आप कुछ अच्छा करते हो, आपने अपना टारगेट अचीव किया, तो आप खुद को ट्रीट करिए, रिवॉर्ड करिए। ठीक है, आपने टारगेट जो भी सेट किया था आपने उसको अचीव किया, तो उसके बाद आपको जो पसंद है, लाइक अगर आपको चाय पीना पसंद है तो आप अच्छी सी चाय बना के पीजिए, या फिर आपको जो भी अच्छा लगता है आप करिए। आप खुद को कैसे अच्छा महसूस करा सकते हैं, कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, तो आप खुद के लिए कुछ टाइम ऐसे, लाइक अगर आपने अच्छा फुलफ़िल किया अपना टारगेट तो अपने लिए ट्रीट करिए, रिवॉर्ड करिए खुद को। देन आता है एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मीन्स अगर आप अच्छे पॉजिटिव सेट माइंड से, और आपकी डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है कि आपको क्या करना है, आपके माइंड में इमेज बिल्कुल क्लियर है कि आपको क्या करना है, बिल्कुल आप फोकस्ड हैं, डिवोटेड हैं, आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए कंसिस्टेंट हैं, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मीन्स डेफिनेटली आपने एग्ज़ाम जो देंगे उसमें अच्छा रिजल्ट आएगा। एंड हाँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका स्टडी प्लान कैसा है, आप कैसे पढ़ते हैं, और आपको इस वीडियो से अगर ज़रा सी भी हेल्प मिली हो तो बिल्कुल बताइएगा। एंड आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप अपना स्टडी प्लान सेट करिए, और देन बस अगर आपने एक प्लान बनाया है एक बार तो उससे बिल्कुल चिपक जाइए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, तो एक आपको स्टोरी याद होगी वो कछुए और खरगोश वाली। तो कछुआ जो है वो कंसिस्टेंटली चलता रहता है, अपना काम करता रहता है, तो फाइनली लास्ट में जीतता वही जीतता है। तो अगर आप प्लान बनाते हैं आज, उसके बाद टिल द एग्ज़ाम तक आप अगर उस प्लान से स्टिक रहते हैं, धीरे आप अपना पूरा प्रिपरेशन जो भी आपने टाइम उसके लिए सेट किया है, जो भी आपने गोल्स सेट किए हैं उसके लिए अगर आप प्रॉपर कंसिस्टेंटली उस पर काम कर रहे हैं तो मीन्स डेफिनेटली आपका रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। एंड एग्ज़ाम के लिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी आपके आ रहे हैं उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।